स्टूडेंट्स, मैं थर्ड चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूँ। इसके पहले के 28 क्वेश्चन के पहले के मैंने और वीडियोस में बना रखे हैं, उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारे वीडियो के। और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ जो थर्ड चैप्टर है उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के 3 बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको चैप्टर क्लियर हो जाता है, दूसरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन एज इट इज़ फाइनल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, इंटरनल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कई बार आते हैं और कॉन्सेप्ट्स तो बार बार यूज़ होता ही है। अब क्वेश्चन 28 कह रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग्स्ट फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इज लिथियम से सीजियम तक डाउन द ग्रुप, इसमें रिएक्टिविटी बढ़ती है। वेयर एज अमंग द ग्रुप 17 एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी घटती है। एक्चुअल में इसमें क्या है कि ये जो लिथियम से सीजियम तक दिखा रहे हैं दे आर मेटेलिक इन नेचर। वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, जो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज, देयरफॉर रिएक्टिविटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, आउटरमोस्ट शेल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर मेटेलिक इन नेचर, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो उतना रिएक्टिव मेटल होगा, तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स विल इंक्रीज। जो 17th ग्रुप है ये नॉन मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पाते हैं, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी, वो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज़ बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन नहीं कर पाते हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप घटता जाता है। इसलिए रिएक्टिविटी ऑफ द 17th ग्रुप एलिमेंट्स विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज गो ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। तो इसलिए नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप घटती है और मेटल्स की रिएक्टिविटी जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। जैसे जैसे साइज़ बड़ा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज, जैसे जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, देयरफॉर देयर रिएक्टिविटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये मेटल और नॉन मेटल की वजह से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राइट द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS1 2। ठीक है, एस ब्लॉक में या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, तो NS1 और 2 ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है एस ब्लॉक की। पी ब्लॉक की क्या होगी NS2 NP1 to 6 एक्सक्यूज मी। पी में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो ये NS2 NP1 to 6 इनकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पे मान लें लिथियम लेना है, ठीक है, 3 है, 1s2 2s1। ठीक है, अब यहाँ पे जो पी ब्लॉक में आप मान लीजिए नाइट्रोजन लेना है, तो नाइट्रोजन में कितने 7 हैं, 1s2 2s2 2p। अब पी में 1 से 6 के बीच में होगा, तो अब बच्चे कितने हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो भी यहाँ 3 आ गया। ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर होता है n-1 d 1 to 10 ns0 to 2। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी में इलेक्ट्रॉन गिरेगा 1 से 10 तक भर सकते हैं, और एस में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ के अंदर क्या होगा n-2 f1 to 14। एफ में 1 से 14 तक भर सकते हैं, क्योंकि एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हर एक में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। फिर n-1 डी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, डी में उसके हिसाब से ले लेंगे, और NS में 2, एस में आउटरमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं। तो ये जनरल आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। डी में जैसे मान लीजिए आप एटॉमिक नंबर 22 है, इसके अंदर टाइटेनियम का है। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, तो 2 2 6 2 6 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो n-1 हो गया ये, और s जो हो गया ये हो गया 4s। ठीक है, तो डी के अंदर कह रहा है कि 1 से 10 के आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और S में 0 हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेते हैं एलिमेंट्स की। तो ये हो गया आपका 29वां क्वेश्चन। तो ये याद रखना पड़ेगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इनकी आउटरमोस्ट शेल की। अब आ जाते हैं 30th क्वेश्चन के अंदर। 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? 30th क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि assign the position of the element having outer electronic configuration ns2 np4 है और n = 3 है। तो हम वैल्यूज़ रख देते हैं, ठीक है। n की वैल्यू 3 रख देते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p। n की 3 रखोगे तो ये 3 हो गए। तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते जा रहे हैं जहाँ तक जब तक ये पहुँच ना जाए। s में 2 हैं और p में 4 हैं, तो यहाँ 2 2 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 16। तो ये 16 किसका होता है एटॉमिक नंबर? सल्फ़र का, ठीक है। अब इसने हमसे क्या कहा है? असाइन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब n तो 3 है तो पीरियड तो 3 हो गया, पीरियड इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, तो 3 हो गया। और ग्रुप जब p ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं तो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो 16th ग्रुप का हो गया। पीरियड 3rd है, ग्रुप 16th है, तो ये पोजीशन निकल आई, ठीक है। ग्रुप और पीरियड बता दिया और एलिमेंट भी पता चल गया, 16 एटॉमिक नंबर वाला सल्फ़र होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं फर्स्ट वाले को, तो जगह बन जाएगी थोड़ी सी। नेक्स्ट कह रहा है कि n-1 d2 ns2 n = 4, ठीक है। n की वैल्यू 4 रख देते हैं, तो ns ये 4s2 तक आ जाएंगे, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, क्योंकि n की वैल्यू जब 4 रखोगे यहाँ तो 3 हो जाएगा, तो हम इस तरह से ले सकते हैं 3d2 4s2, ठीक है। तो 2 2 6 2 6 2 और d में हमें कितने लेने हैं? 2, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब n की मैक्सिमम वैल्यू तो 4 है, तो पीरियड तो 4 हो गया, पीरियड तो 4 हो गया। और ग्रुप जो होता है d ब्लॉक के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल ये और d में 2 है, तो ग्रुप नंबर 4 हो गया। पीरियड भी 4th है और ग्रुप भी 4th है, ठीक है। अब ऐसे इसका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, 10 20 22, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है, ठीक है। तो जैसे हमें उसने कहा है पोजीशन निकालना है, तो पीरियड बता दो, ग्रुप बता दो। 4th पीरियड है और ग्रुप 4th है, तो ग्रुप 4th ग्रुप और 4th पीरियड का एलिमेंट होगा ये टाइटेनियम है। एटॉमिक नंबर हमने देख लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड वाला पार्ट कह रहा है कि n-2 f7 n-1 d1 ns2 n6 के बराबर है। जब n6 रखोगे तो ये 4s7 हो जाएगा, ये 5d1 हो जाएगा, ये 6s2 हो जाएगा, ठीक है। अब n6 है तो पीरियड तो 6 हो ही गया। और ग्रुप जो होता है एफ ब्लॉक में जब भी गिरता है तो 3rd ग्रुप होता है, ये याद रखना है। एफ ब्लॉक में ग्रुप हमेशा 3rd होता है, ठीक है। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f में 7 आ रहे हैं ना, यहाँ 7 आ रहे हैं, s में 6 आ रहे हैं और d में एक ही आया है 5d, 4f के बाद 5d 1 है, तो 2 2 6 2 6 2 d में 10 6 2 10 6, टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं 10 20 30 38 48 यहाँ तक आ गए, ठीक है। 54 56 ये हो गए, ठीक है। और 8 ये हो गए, 56 एंड 8 64 जो होता है वो गैडोलिनियम है, गैडोलिनियम 64, इसका Z = 64, इसको GD भी लिखते हैं, ठीक है। तो पीरियड एंड ग्रुप हमने बता दिया, 6 पीरियड होगा, 3rd ग्रुप होगा, F ब्लॉक वाले सारे 3rd ग्रुप में आते हैं,
और n की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, इसलिए 6th ग्रुप का एलिमेंट हो, 6th पीरियड का एलिमेंट हो गया। और ऐसे जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख ली तो वो 64 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो गैडोलिनियम हो गए। ओके, इस तरह से हम एलिमेंट की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा के। ओके स्टूडेंट, ये 31st क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना। पूछा जाए वो पेपर में वो बात अलग है, बट इससे कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे क्लियर होते थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज इन किलोजूल्स पर मोल आर गिवन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑल्सो गिवन इन किलोजूल्स पर मोल ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। ठीक है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी है कुछ एलिमेंट्स की, 6 एलिमेंट्स की दी हुई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स इज़ लाइकली टू बी द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वही होगा जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो, ज़्यादा पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, तो लेना चाहता नहीं इलेक्ट्रॉन, और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा है, तो 5th एलिमेंट विल बी लीस्ट रिएक्टिव क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, लेना ही नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन, तो लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव ये ए है, ए में आंसर होगा 5th। ठीक है, फिर आ जाता है 5th वाला हमारा हो गया नंबर 2, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होगी। ठीक है, अब इसके अंदर मोस्ट रिएक्टिव मेटल में ये सबसे कम इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सेकंड एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी लीस्ट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होती है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहता है, देना चाहता है मोस्ट आसानी से, तो सबसे आसानी से इसकी सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी है सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट इजीली विल लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी हो गया सेकंड वाला भी हमारा, इसको चाहे यहाँ हम बी लिख दें और 5th वाले के सामने ए लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। जो नॉन मेटल उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत नेगेटिव होगी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव इसकी है और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई है थोड़ी। ठीक है, तो 3rd एलिमेंट जो होगा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव इसी एलिमेंट की है, तो यही मेटल होगा सबसे ज़्यादा और रिएक्टिव होगा, तो ये सी हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल तो वही है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसके बाद तो नंबर 2 यही है इसकी कम मोस्ट नेगेटिव, तो ये भी नॉन मेटल है, तो 4th वाला जो होगा ये डी हो जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं, मोस्ट नेगेटिव वाला था तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, उससे कम वाला लेस रिएक्टिव नॉन मेटल हो गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो इनकी थोड़ी हाई होती है मेटल के कंपैरिजन में। मेटल विच कैन फॉर्म ए बाइनरी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2। MX2 मतलब है जिसकी वैलेंसी 2 आए, जैसे MgCl2 है, X क्या है हेलोजन है और M मेटल है, MgCl2 है, ZnCl2 है, तो मेटल की वैलेंसी 2 आए। मेटल की वैलेंसी 2 उसी की आएगी जिसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले। इसके पहले हम अगर F को देख लें तो जल्दी हो जाएगा वाला भी। F वाले में क्या कह रहा है, मेटल दैट कैन फॉर्म ए प्रीडोमिनेटली स्टेबल हैलाइड ऑफ फॉर्मूला MX। वो मेटल जिसकी वैलेंसी 1 हो, MX जैसे NaCl है, तो मेटल की वैलेंसी +1 है ना, सॉरी +1 कह रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मेटल की वैलेंसी 1 है, तो मेटल की वैलेंसी 1 होगी जो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से खोए और दूसरा मुश्किल से। तो यहाँ पे ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से खो रहा है, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो F वाला हुआ, ये F वाला जो है फर्स्ट है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन खो देगा उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके मतलब है कि आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल गेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जैसे सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो F वाला ये हो गया, फर्स्ट वाला F हो गया। और जो जिसकी वैलेंसी 2 होगी, फर्स्ट भी खो सकता है सेकंड भी खो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो 6th वाला जो बचा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, सेकंड भी निकल जाएगा, इससे दुगनी है यहाँ इससे 14 टाइम ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये पहला इलेक्ट्रॉन खो देगा, सेकंड बहुत मुश्किल है, इसमें फर्स्ट भी निकल जाएगा और सेकंड भी निकल जाएगा, तो ये जो है E हो गया। तो इस तरह से इसके सारे पार्ट्स कर लिए। हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी से मेटल को पहचानने में बहुत आसान होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से नॉन मेटल्स को पहचानने में ज़्यादा आसानी होगी। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं उनके केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होगी, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं उनकी, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 31, हटा देता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। 32nd क्वेश्चन देखते हैं। प्रिडिक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स दैट वुड बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो इनका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो इनमें हम इनकी ऑक्सीडेशन वो निकाल लेते हैं, क्या इनकी वैलेंसीज हैं, और क्रॉस कर देते हैं। लिथियम का 1 होती है वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो इसको क्रॉस कर देंगे तो Li2O। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, सेकंड ग्रुप का है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो ये हो जाएगा Mg3N2। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, आयोडीन 17th में इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये Al(I3) हो जाएगा। सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, ठीक है, ऑक्सीजन की 2 है, तो इनकी आपस में कट जाएगी, सिंपल मल्टीपल्स कर लेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसको 2 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, SiO2, ठीक है। ये इधर 4 होता, इधर 2 होता, 2 और 4 कट जाएंगे तो ये हो जाएगा SiO2। इसको Si2O4 ना लिख के इसको काट देते हैं 2 से, तो ये 1, तो SiO2 लिखा जाएगा। ओके, अब फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन। फॉस्फोरस और फ्लोरीन में फॉस्फोरस 15th ग्रुप का है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ऊपर वाला हटा देते हैं, तो ऊपर समझा दूंगा थोड़ा सा, ये वाला हटा देता हूँ, लिथियम वाला, इसको भी हटा देते हैं, तो ये इसको समझाना आसान होगा। फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन का देख रहे हैं, फॉस्फोरस की 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और फ्लोरीन 17th का है तो 1 होगी, तो ऐसे हो जाएगा PF3 हो सकती है। अगर ये 5 लेते तो PF5 भी हो सकती है, ठीक है। एलिमेंट 71st ग्रुप का है, ये F ब्लॉक एलिमेंट हुआ, तो F ब्लॉक वाले जितने होते हैं उनकी वैलेंसी 3 मानते हैं। तो अगर इसको ल्यूटिटियम होता है तो इसकी वैलेंसी और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, इसकी 3 होती है, तो ये ऐसे हो जाएगा LuF3। ये याद रखना है कि 71st ग्रुप का 71 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसको जब आप कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे और बहु से तो F ब्लॉक में गिरेगा। F ब्लॉक में जब एलिमेंट होता है तो उसकी वैलेंसी 3 होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी 3 है, तो 3 और फ्लोरीन की 1 है, तो LuF3 होगा, ठीक है। 71st वाला ल्यूटिटियम होता है। अगर नहीं भी आप ल्यूटिटियम लिखते हैं तो लैंथेनम लिख दीजिए, La लिख दीजिए, ठीक है, Ln लिख दीजिए, LnF3 लिख सकते हो। ओके, तो ये वाला आपका हो गया 32nd क्वेश्चन। अब 33rd क्वेश्चन देख लेते हैं। 33rd क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाला है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ। पीरियड क्या शो करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, क्योंकि नए पीरियड से नया शेल भरा जाता है, तो इसके अंदर एटॉमिक नंबर नहीं शो करता है, एटॉमिक मास नहीं शो करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में द पीरियड शोज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3rd पीरियड में है, तो 3rd प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3rd हो गया उसका, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, सी विल बी दी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। इसको हटा देते हैं, फिर और क्वेश्चंस लिख देता हूँ। अब 34th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। पीरियोडिक टेबल में के हिसाब से कौन सा इनकरेक्ट है। द पी ब्लॉक है 6 कॉलम्स बिकॉज द मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन ए पी, ठीक है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। फिर कह रहा है द डी ऑर्बिटल हैज़ 8 कॉलम्स, ये गलत है, बिकॉज द मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई ऑल द। डी में 10 भरे जा सकते हैं, तो ये गलत हो गया, तो बी वाला इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ईच ब्लॉक कंटेन्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ठीक है। द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये भी ठीक है। सबशेल जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को शो करता है, तो ये बी वाला इनकरेक्ट है। तो हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, बी इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि डी में मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, ये लिख रहा है 8, तो इसलिए ये गलत है। ओके, हटा देते हैं इसको, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उतार देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ऊपर ही उतार देते हैं, इसको मिटा के बना देता हूँ मैं क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस शेल। कौन से फैक्टर्स हैं जो वैलेंस शेल को इफेक्ट नहीं करते हैं। एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल इफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जिसका इफेक्ट ना हो,
वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके ऊपर होगा, किस क्वांटम नंबर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो उसके ऊपर असर होता है। न्यूक्लियर चार्ज का असर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके ऊपर अफेक्ट करेंगे। न्यूक्लियर मास का इफेक्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, न्यूक्लियर मास विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स होगा, अंदर के जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से शील्डिंग होती है, उनका असर होगा। तो किसका असर नहीं होगा? न्यूक्लियर मास का। अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका कोई असर नहीं होगा। तो न्यूक्लियर मास विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन दी केमिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटॉमिक शेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस शेल? न्यूक्लियर मास, न्यूट्रॉन्स का जो मास है उसके ऊपर उसका असर नहीं होगा, ठीक है, will not affect the electrons will of the outermost shell. Next is 36. Size of the isoelectronic species F minus, neon and Na plus is affected by size. जो isoelectronic species होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर, मास नंबर अलग होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, मतलब है दे हैव दी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट देयर न्यूक्लियर चार्ज इज़ डिफरेंट। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसके ऊपर साइज़ डिपेंड करता है, साइज़ विल डिपेंड ऑन द न्यूक्लियर चार्ज। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर चार्ज दिया हुआ है ए, यही आंसर होगा, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा साइज़ छोटा हो जाएगा। F माइनस है, Ne है और Na प्लस है। Na प्लस में न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर है 11, नियॉन में 10 है, फ्लोरीन में 9 है, ठीक है। और वैसे भी जो एनायन होता है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और यहाँ कैटायन का साइज़ छोटा भी होता है, बट यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। तो जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होते हैं उनका साइज़ न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज़ छोटा होगा, ठीक है। तो ये सारे हटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, जगह बन जाएगी, इनको हटा देता हूँ। 37th क्वेश्चन है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है इन रिलेशन टू आयनाइजेशन एंथैल्पी? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, करेक्ट है ये, ठीक है। द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपेक्टेड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत मुश्किल होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है। फिर सी, एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मार्क्ड बाय ए बिग जंप इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो उसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके बाद नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, तो उसके केस में भी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये भी करेक्ट है, ए बी सी तीनों ही करेक्ट है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर एन वैल्यू इज़ ईजियर देन दी ऑर्बिटल हैविंग हायर एन वैल्यू। ये गलत है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिटल्स में होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसमें एन की वैल्यू कम है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। जो बाहर को है एन की वैल्यू जिनमें ज़्यादा है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो डी इज़ दी रॉन्ग आंसर, ये इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। विच वन इज़ इनकरेक्ट? डी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अंदर के शेल्स में प्रेजेंट होता है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। जब एन की वैल्यू बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन और बाहर के शेल्स में होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर वैल्यू ऑफ एन इज़ नॉट ईजियर, इट इज़ डिफ़िकल्ट देन फ्रॉम ऑर्बिटल्स हैविंग हायर वैल्यू। एन की वैल्यू ज़्यादा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। एन की वैल्यू ज़्यादा कम है, छोटी है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के। अगर 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुश्किल है, इसमें से निकालना मुश्किल है, और 3s में से निकालना आसान है। यहाँ ये इट इज़ मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जो ज़्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के उसकी एन की वैल्यू छोटी होगी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंसिडरिंग द एलिमेंट्स दिस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर किस में डिपेंड करेगा? डाउन द ग्रुप जो है मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, और लेफ़्ट टू राइट जो है मेटेलिक करेक्टर घटता है। अब हमें एलिमेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन है? फर्स्ट ग्रुप का तो कोई नहीं है, सेकंड ग्रुप में है, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 13th ग्रुप का है, यहाँ बोरॉन है, ठीक है, बेरिलियम है नहीं। सेकंड ग्रुप के अंदर
हाँ, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम है नहीं, चलो यहाँ बेरिलियम लिख लेते हैं। उसके नीचे मैग्नीशियम है, उसके नीचे कैल्शियम है, कैल्शियम भी नहीं है हमारे पास। फर्स्ट ग्रुप का पोटेशियम है, हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम आ गया। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है। फिर एल्युमिनियम 13th ग्रुप का है, वो सोडियम, बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम आ गया। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जब जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर कम होता है। इसने कंसिडरिंग द एलिमेंट्स बोरॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेटेलिक करेक्टर। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक तो पोटेशियम हो गया, क्योंकि लेफ़्ट से राइट जाओगे तो मेटेलिक करेक्टर घटता है। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक जिसमें दिखा है पोटेशियम, वो आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये दिख रहा है पोटेशियम वाला, डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि पोटेशियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा, उससे कम मैग्नीशियम हो जाएगा, उससे कम एल्युमिनियम हो जाएगा। अब एल्युमिनियम के ऊपर बोरॉन है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, ऊपर नॉन मेटेलिक, नीचे मेटेलिक करेक्टर, तो एल्युमिनियम इज़ मोर मेटेलिक देन बोरॉन। तो इसके बाद ये आ जाएगा। तो ये जो आंसर है हमारा, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल भी मालूम होना चाहिए कि कौन कहाँ पे है, और लेफ़्ट टू राइट मेटेलिक करेक्टर घटता है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। तो इसके हिसाब से पोटेशियम सबसे ज़्यादा, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, सबसे कम बोरॉन। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। बस 2 क्वेश्चन रह गए, 39, 40। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडरिंग द एलिमेंट्स बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटेलिक करेक्टर लेफ़्ट टू राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम घटता है। अब हम देख लें ये एलिमेंट्स हैं कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो हम यहाँ पे बता देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। आपका बोरॉन 13th ग्रुप का है, 14th में कार्बन है, बोरॉन, कार्बन, 15th में नाइट्रोजन है, 16th में ऑक्सीजन है नहीं यहाँ पे, 17th में फ्लोरीन है। ठीक है, और सिलिकॉन जो है कार्बन के नीचे है, बड़ा होगा इससे, तो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दें। तो सबसे ज़्यादा इसने नॉन मेटेलिक पूछा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन, उससे कम बोरॉन, सिलिकॉन का उससे भी कम होगा। तो अब हम देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन वाला है, ये वाला फ्लोरीन वाला है, और कोई तो फ्लोरीन है कि ये है। फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, कार्बन के बाद बोरॉन आएगा। ये वाला सही आंसर है, सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बोरॉन सिलिकॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि सिलिकॉन का साइज़ बड़ा हो, डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, घटता है, सॉरी, नॉन मेटेलिक करेक्टर घट जाता है क्योंकि साइज़ बड़ा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक फ्लोरीन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन, उससे कम बोरॉन, सबसे कम सिलिकॉन। लेफ़्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज़ छोटा होता जाता है, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक फ्लोरीन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन, उससे कम बोरॉन, और सबसे कम सिलिकॉन, क्योंकि डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक करेक्टर घटता है। इसलिए सी विल बी दी राइट आंसर 39th क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं 39th को, और फिर 40th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसिडरिंग दीज एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी ज़्यादा होती है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है। तो हम देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं। 16th में ऑक्सीजन है, 17th में फ्लोरीन है, और 15th में नाइट्रोजन है, और क्लोरीन जो है फ्लोरीन के नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, लेफ़्ट टू राइट जाने से ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की है। उससे कम ऑक्सीजन की होगी, क्लोरीन का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, उससे कम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा बैठती है। फिर उसके बाद क्लोरीन आएगा, और फिर सबसे बाद में नाइट्रोजन आएगा। तो अब कौन सा है इसके अंदर देख लेते हैं कि कौन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो बी विल बी दी राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर इन दिस, क्योंकि कह रहा केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है। फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है फ्लोरीन की, फ्लोरीन। फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, और नाइट्रोजन की क्लोरीन से कम होती है। तो इस तरह से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए 1 to 40। अब इसके अंदर अलग अलग वीडियोस में मैंने बनाए हैं, तो आप क्या करेंगे कि इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप उनमें से उन वीडियोस को मेरी देख के आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे चैप्टर 3 के। ओके, मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस को आसानी से समझने का, करने का बेनिफिट मिले। आप एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किस ग्रुप के एलिमेंट्स का, ऑक्सीडाइजिंग पावर किस ग्रुप के एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में। विच ग्रुप एलिमेंट्स विल हैव मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द रेस्पेक्टिव पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ओके, मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।